वर्ल्ड बैंक जो है सबसे पहले वो हमने सब हिस्ट्री इसकी बता दी थी, IBRD और ये सब चीजें बता दी थी कि 1944 में बना था, वेस्टर्न कंसेंसस आया था, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, फिर इसके बाद तुम्हारा IMF और वर्ल्ड बैंक बना था। क्या रीजन था? कम्युनिस्ट को रोकना और दूसरा रिकंस्ट्रक्शन करना यूरोप का, और तीसरे नंबर पे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो हमारा मेंबर बन जाए, जिससे वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। ये मोटा मोटा रीजन था। ब्लैक इंटेंशन बोल सकते हैं, लेकिन बैड इंटेंशन बोल सकते हैं, लेकिन ठीक है वो छोड़ो मुद्दे। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक और हमने ये भी बताया था कि तुम्हें वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनने के लिए पहले IMF का मेंबर बनना पड़ेगा। पता है कि नहीं पता है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन में। कहाँ है वॉशिंगटन? कौन सा अमेरिका? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका? नॉर्थ अमेरिका में कनाडा या USA? तो क्लियरली बोलो USA में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। समझ में आया? ये है वॉशिंगटन हेडक्वार्टर। ठीक है, इसमें हमेशा जो इसका प्रेसिडेंट होगा वो कहां से चुना जाएगा? USA से। USA से चुनते हैं? हाँ, USA ही तो चुनते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो इसकी पांच ग्रुप में है, ये बेसिकली ग्रुप में है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स बोलते हैं इसलिए। तो सबसे पहला IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये 1944 में आया था, और इंडिया इसका क्या है? मेंबर नहीं है, फाउंडिंग मेंबर है। मेंबर छोटी चीज होती है, फाउंडिंग मेंबर है। जब ये बन रहा था तब इंडिया इसका मेंबर था। हमने ये भी बताया था 1944 के टाइम में इंडियन आजाद नहीं था। एक काम क्या करता है IBRD बेसिकली जो मिडिल कंट्रीज होती हैं, मतलब मिडिल इनकम जो कंट्रीज होती हैं, लाइक इंडिया, ठीक है, उनको क्या करता है? लोन देता है, और जिससे वो अपने यहाँ क्या कर सकें? हेल्थ डेवलपमेंट कर सकें, एजुकेशन पे फोकस कर सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर सकें। तुमने बहुत सारी पॉलिसीज देखी होंगी, तो जैसे अटल भूजल योजना है, देखी है कि नहीं? सुनी तो होगी। उसमें तुमने या तुम लोगों ने खुद ही पढ़ी होगी, 50% इसमें आ जाता है कि भाई वर्ल्ड बैंक पैसा दे रहा है। तो ऐसे जितने तुम देखो ना, तो वर्ल्ड बैंक ऐसे पैसा देता रहता है। तो IBRD ये सब चीजें देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा देगी तुम्हारा, और बहुत सारी चीजें, ठीक है, डेवलपमेंट पर्पज से पैसा देता है। दूसरा नंबर पे है ये बना था 1960 के लगभग। इंडिया इसका भी फाउंडिंग मेंबर है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA। समझ में आया? अब IDA क्या है? ये क्या करता है? लीस्ट डेवलप्ड कंट्री जो है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, अब तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्री कौन है और कौन इन्हें डिसाइड करता है? तुम्हें दो चीजें याद रख लो। डेवलप्ड, तुम बोलते नहीं है डेवलप्ड कंट्री है, विकास क्या बोलते हैं हिंदी में? विकसित और विकासशील जो कंट्री है, ठीक है, इनको बनाता कौन? इनको कौन क्लासिफाई कर रहा है? भाई ये डेवलप्ड है, डेवलपिंग कंट्रीज है, ये वर्ल्ड बैंक करता है। ध्यान में रख लो, वर्ल्ड बैंक बताता है कि तुम डेवलप्ड हो और डेवलपिंग, और बताता कैसे? इनका क्राइटेरिया भी होता होगा कुछ, GDP वगैरह, ये सब क्राइटेरिया। वो क्राइटेरिया मुझे याद नहीं है, लेकिन अभी तुम इतना याद रख लो, जब क्राइटेरिया हम देखेंगे कहीं हमें याद हो जाए तो हम बता देंगे। दूसरे नंबर पे है यूनाइटेड नेशन।
यूनाइटेड नेशन क्या बताता है? यूनाइटेड नेशन बताता है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। लीस्ट डेवलप्ड कंट्री मतलब पुअर कंट्रीज होती हैं, बहुत ही ज्यादा गरीब कंट्री। ठीक है, अगर पेपर में आ जाए लीस्ट डेवलप्ड कंट्री कौन बताता है? यूएन बता, वर्ल्ड बैंक बताता है, यूएन बताता है, आईएमएफ बताता है, या कौन बताता है? तो कौन बताता है? आईडीए नहीं बताता है, लीस्ट डेवलप्ड यूनाइटेड नेशन बताता है। कहाँ ध्यान है? वो लोन देता है। ठीक है, ये क्या करता है? लोन देता है इनको। अब आ जाते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा है इंटरनेशनल फाइनेंस को क्या है भाई? आईएफसी है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्या कॉर्पोरेशन है? कॉर्पोरेशन है ना, कॉर्पोरेशन। ये क्या करता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन क्या करता है? ये देखो, इन दो में डिफरेंस समझ लो। ये जो भी है चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक कंट्रीज को लोन देते हैं। ठीक है, ये मिडिल इनकम कंट्री जैसे एग्जांपल इंडिया, ये जैसे लीस्ट डेवलप्ड कंट्री जैसे सोमालिया। ठीक है, जो आईएफसी है वो क्या देता है? वो लोन देता है प्राइवेट कंपनीज को। समझ में आ गया? किसको देता है? प्राइवेट। तुम्हें एक चीज अभी नहीं पता होगी, मसाला बॉन्ड के बारे में पता है तुम्हें? क्या है, क्या होता है मसाला? क्या बहुत कम टाइम के लिए होता है। क्या होता है? क्या होता क्या है? अरे बोल देती, मैगी में जो मसाला मिलाया जाता है वो होता है मसाला बॉन्ड। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? एक मसाला बॉन्ड होता है, ये क्या करता है? जैसे इंडियन कंपनीज को इंडियन रुपी में पैसा चाहिए विदेशों से। अब विदेशों में कहोगे इंडियन रुपीज कहाँ से आए? भाई बहुत सारी जगह है, कई जैसे हमारे पास डॉलर में पैसा पड़ा हुआ है, ऐसे ही विदेशों में इंडियन रुपी भी पड़ा होगा, कहीं ना कहीं तो पड़ा ही होगा। एनआरआई होंगे जिनके पास पैसा पड़ा होगा। तो इंडियन रुपीज में अगर हमें पैसा चाहिए तो ये है इंडियन कंपनी। मान लो ये अनामिका की कंपनी है, अनामिका एंड अनामिका कंपनी। ठीक है, और ये है रीता एंड रीता कंपनी। ठीक है, दो कंपनी हो गई। अब बीच में आएगा आईएफसी। अब क्या करोगे तुम? जैसे मान लो तुम्हें पैसा चाहिए, काय में चाहिए? रुपी में। तो तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? मसाला बॉन्ड इशू करोगे। तुम मसाला बॉन्ड इशू करोगे आईएफसी को। समझ में आया? तो आईएफसी बताएगा विश्व में, मतलब जितने भी इसके लोग होंगे जान पहचान के, तो जनरली इनका तो बड़ा वो रहता है, बता देगा भाई किसी को मसाला चाहिए, मसाला चाहिए, मसाला। तो रीता कहेंगी हाँ भाई हमें चाहिए, तो रीता को मसाला बॉन्ड मिल जाएगा और रीता इनको दे देंगी रुपए, रुपए दे देंगी तुम्हें अनामिका को। ये इंटरनेशनली हो रहा है। समझ में आया? मतलब मसाला बॉन्ड सबके पास होता है। मसाला बॉन्ड सबके पास कहाँ से होता है? अभी तुम लोगों को अभी भी नहीं समझ में आया? अगर अभी भी समझ में नहीं आया, अब क्या इसमें क्लियर है भाई? ये एक इंडियन कंपनी, इंडियन है, इन्हें रुपी में पैसा चाहिए, ये तुम्हारा इंडियन है, मान लो फॉरेन में रह रहे हैं या कोई भी है, इनके पास रुपी पड़े हुए हैं, तुम्हें इंडियन रुपी में तुम पैसा चाहिए, तो तुम्हें उसके लिए मसाला बॉन्ड इशू करोगे तुम। तो तुम आईएफसी को ये पैसा दोगे।
पहुंचाएगा विदेशों में, ऐसा कि किसके पास है जो मसाला बॉन्ड खरीदना चाह रहा है। आईएफसी के पास हजारों लोग आ रहे हैं, ऐसे तुम भी एक आ गए। तुम्हें रुपये में ही क्यों चाहिए, डॉलर में क्यों नहीं चाहिए? हो जाएंगे बड़े से, क्यों चाहिए तुम्हें रुपये में पैसे? तुम्हें ये चीज हमने बताई थी, डेटर और क्रेडिटर, बताया था कि नहीं बताया था? डेटर और क्रेडिटर में अगर मान लो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो क्रेडिटर को नुकसान होगा कि डेटर को नुकसान हो? डेटर को नुकसान होगा। किसको नुकसान? जो देता है उसको नुकसान होगा ना। क्यों होगा? क्योंकि वैल्यू करेंसी की ऊपर नीचे हो जाती है। तो इंटरनेशनल मार्केट में मान लो डॉलर और रुपये की कंपटीशन चल रहा है, तो डॉलर अगर एप्रिसिएट हो रहा है, रुपये अगर डिप्रिसिएट हो, मतलब कोई दिक्कत होगी कि नहीं होगी? तो नुकसान ज्यादा हो सकता है। तो ऐसा क्यों ना करें कि हम रुपये में ही पैसा इशू करवा दें, रुपये में ही बोल दें, तो हमें रुपये पे चाहे नीचे हो जाए चाहे नीचे ऊपर हो जाए, रुपये तो रुपये ही रहेगा ना भाई। 10 रुपए की वैल्यू तुम्हारे लिए जो है, 10 रुपए की वैल्यू तुम्हारे लिए भी वही होगी। लेकिन अगर 10 रुपए तुम्हारे पास है, $1 तुम्हारे लिए है, तो भाई वो डिपेंड करेगा कि डॉलर मजबूत है कि 10 रुपया मजबूत है। समझ में आया? अभी भी नहीं समझ में आया? अभी क्यों नहीं समझ में आया? ये सारी चीजें हम बता तो चुके हैं, नहीं समझ में आया? अरे भाई वही मसाला बॉन्ड आईएफसी से लेते हैं कि सब, मतलब आईएफसी। अच्छा तुम ये पूछ रही हो, वो तो इशू करना पड़ता है। जैसे तुम कहोगे मसाला बॉन्ड कुछ बॉन्ड नहीं है एक्चुअली, वो बस क्या है कि उसमें तुमने डिमांड की है कि भाई हमें रुपये में पैसा चाहिए, तो नॉर्मल उसका नाम हमने मसाला बॉन्ड रख दिया, ठीक है। अगर तुम उसमें डॉलर की जगह होती तो मसाला बॉन्ड नहीं आता, और कोई बॉन्ड होता उसका अलग नाम होता। एक एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग के बारे में तुमने ईसीबी के बारे में सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? ऐसा कौन सा टॉपिक है जो इकोनॉमी में तुम लोगों का छूटा हो? समझ में आया? ये छूट रहा होगा तो ये भी कंप्लीट हो गया तुम्हारा आज। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन समझ में आ गया। प्राइवेट कंपनीज को ये क्या करता है, हेल्प करता है, रुपए देता है या मदद करेगा, कुछ भी करेगा। ये चीज हो गई, 3 चीज हो गई कि नहीं हो गए? अब आ जाओ चौथी चीज, मीगा, मल्टी नेशनल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट द फॉरेन इन्वेस्टर इन डोमेस्टिक कंट्री। एग्जाम्पल एफडीआई फ्रॉम पॉलिटिकल रिस्क। ये क्या करता है, जब मान लो तुम्हारे यहाँ एफडीआई आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है कि नहीं आता है? पता है कि नहीं पता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जे भी उड़ गया दिमाग से। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तुम्हारे पास आ रहा है, अब मान लो तुम्हारी कंट्री में कुछ भूचाल आ जाए, तुम उसके पैसे दबोच के रख लो, भाई उसको भी तो गारंटी चाहिए कि वो सुरक्षित रहे। तो इसीलिए है मल्टी नेशनल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। खत्म। और चौथे नंबर, 5वें नंबर पे है, उल्टा सीधा नाम है इसका, इंटरनेशनल सेंटर ICSID। ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट
सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ठीक है, ये है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इन चारों का इंडिया पार्ट है, ध्यान रखना, इसका इंडिया पार्ट नहीं है। समझ में है? ये लिख लो, ये इसको, इसी को याद रख लो, ये चारों के चारों याद हो जाए तो ठीक है। इंडिया इसका पार्ट नहीं है पांचवें वाले का, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसमें ये होता है कि मान लो कि कोई इन्वेस्टर है, इंडिया में आया है, ठीक है, और तुम्हारा कोई इशू है, उस मतलब फॉरेन इन्वेस्टर और नेशनल इन्वेस्टर में कोई झड़प हो जाए, झड़प मतलब लड़ाई नहीं होगी, ऐसे ही लड़ाई हो जाए कि भाई हमारे साथ गलत ट्रीटमेंट हो रहा है या ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो यहाँ पे जाएगा और अपना डिस्प्यूट लेके चला जाएगा। इंडिया इसका मेंबर क्यों नहीं है? इंडिया इसका मेंबर इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया कहता है कि हमारे पास इतनी बड़ी जुडिशरी है, क्या करने बैठी है ये कभी तो काम आए। समझ में आया? तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है, तो इंडिया ने अपना खुद ही लॉ बना दिया, इंटरनेशनल डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन कुछ है, देख लेना वो जो भी तुम्हें मिले। ठीक है, इंटरनेशनली जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें से जो कोई डिस्प्यूट होंगे तो वो इंडिया में ही निपटाते हैं। ठीक है, तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है, सबका इंडिया मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर है सबका, पांचवें नंबर को छोड़ कर। समझ में आया? आ गया समझ में? ये तुम्हारा पूरा वर्ल्ड बैंक खत्म, तुम्हारा पूरा WTO खत्म हो गया, तुम्हारा वर्ल्ड बैंक। आज थोड़ी पढ़ाई हुई होगी, थोड़ी सी है।